नमस्कार दोस्तों, जीएस के आज के सेट में 25 प्रश्नों का फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये हाईकोर्ट की बात हो रही है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो वर्तमान की बात यहाँ पे। तो वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की अगर बात कर ले तो 25 है। 25वां जो कि आंध्र प्रदेश का बना है। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। याद रखना है इस चीज़ को। चलिए आगे देखेंगे, किसने खालसा पंथ की स्थापना की है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है और सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनकी स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वें गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना सिटी में हुआ है, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये 1699 ईस्वी में, ठीक है, 1699 ईस्वी में की गई है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है। एक एक चीज़ों को आपको नोट करते जाना है। आगे देखेंगे, तीसरा 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? साहित्य का प्रथम नोबेल अगर भारत की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये थे रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। ये कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग थे, जिन्हें साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1907 ईस्वी में दिया गया था। चलिए, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा पूछ रहा है। तो औसत मात्रा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.5%। 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम नहीं कर सकते हैं, 1 लीटर कर सकते हैं। 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर समुद्री जल में कितना मात्रा होता है? 35 ग्राम का मात्रा होता है। 35 ग्राम का मात्रा होता है किसका? लवण का मात्रा होता है समुद्री जल का, ठीक है। 1 लीटर में 35 ग्राम। तो प्रतिशत की अगर बात करें तो इसको जब हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो 3.5% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? स्थलीय सीमा की चर्चा यहाँ पे की जा रही है, तो ये चीन हो जाएगा इसका सही जवाब। ये 13 देशों से यह क्या करती है? साझा करती है। कौन चीज साझा करती है? ये सीमा साझा करती है, याद रखना है, साझा करती है सीमा 13 देशों से चीन। अगर स्थलीय सीमा की बात करें किन्हीं 2 देशों के मध्य, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और एक कनाडा हो जाएगा। कनाडा हो जाएगा, जिसका सीमा 8,800 किलोमीटर का है, जो कि विश्व में सर्वाधिक साझा कर सकते हैं। जैसे कि भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, सबसे बड़ा लंबा है। जितने भी पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो सबसे बड़ा बांग्लादेश से है, भारत का लगता है 4,000 किलोमीटर का है। उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो सीमा साझा होता है वो 8800 किलोमीटर का, किन्हीं 2 देशों के मध्य सीमा साझा करने का ये रिकॉर्ड है, सर्वाधिक रिकॉर्ड है ये। और 13 देशों से जो साझा सीमा करता है, यानी कि स्थलीय जो सीमा है, ये चीन का सर्वाधिक है। देश के स्थलीय सीमा चीन का है। आगे देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो ये आसान है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा जाए तो 0.03%। हालांकि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है ये नाइट्रोजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में, ये बताना है, तो ये 78% होता है। उसी तरह ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये 21% लगभग पाया जाता है। तो 99% ये दोनों सिर्फ होते हैं, बाकी के 1% में सभी गैसें वायुमंडल में मौजूद होती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसने की थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा यह प्रोजेक्ट टाइगर्स की शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, और इन्हीं के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई थी 1973 ईस्वी में। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात कर ले तो ये 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, और यहीं से इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी 1973 ईस्वी में। एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, याद करते जाना है या फिर नोट कर लेना है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन समझ लिए तो आपका सही जवाब हो जाएगा निमोनिया।
निमोनिया जो होता है वो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है ऑप्शंस के अनुसार। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, चलिए यहाँ तक ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, अगर रूपांतरित तना है तो उसे कहा क्या जाता है? ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, क्या है? सलकंद है, शकरकंद है, धनकंद है और कंद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंद है। श्वसन मापन यंत्र, इसे याद रखना है, तो ये रेस्पिरोमीटर कहलाता है, श्वसन मापन यंत्र इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे पत्रावली के लेखक, पत्रावली के लेखक देख ले, जायसी, रविंद्रनाथ टैगोर, खुशवंत सिंह, सोमदेव। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे जो कि पत्रावली के लेखक हैं। पत्रावली, हमने बार बार ये बात बोले हैं कि जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, खास करके प्रसिद्ध लेखक की जितनी पुस्तकें हैं तो उसे जरूर याद रखें, लेखक से संबंधित। और पत्र पत्रिकाएं संपादक जो है उससे भी याद रखने हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवाराम प्रिय के रूप में किया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट है और सभी जानते हैं, ये अशोक है। अशोक का नाम देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी उनके खुद के अभिलेख में लिखा हुआ है। चलिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? फर्स्ट में ही है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो सिक्का प्राप्त होता है, सिक्का जो मिलता है, उसका जो पृष्ठ होता है उस पर किसका चित्र है? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। चलिए, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक है और एक तरफ रचना है। तो शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई है, चलिए ये सही है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है, ये भी सही है आपका। कालिदास ने विक्रमो वर्षीय लिखा है, ये भी आपका सही है। और भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरित लिखा गया, ये भी सही है। तो चारों जो देख रहे हैं ये सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक तरफ रचनाकार है और एक तरफ रचना है, वही चीज है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा है, ये सही है। धनवंतरी ने नवनीतकम लिखा है, ये भी सही है। ब्रह्मगुप्त ब्राह्म सिद्धांत लिखा, ये भी सही है। और बराहमिहिर पंच सिद्धांतक की रचना किया है, ये भी सही है। और सभी गुप्त वंश से संबंधित है। आगे देखेंगे, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मीरा कुमार, प्रतिभा देवी, रमा देवी, निर्मला सीतारमन। सभी अपने अपने क्षेत्र में पहली महिला है, ध्यान देना है कैसे कैसे। मीरा कुमारी जो कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला थी, ठीक है। उसी तरह से प्रतिभा देवी, ये भी प्रथम महिला है, प्रथम महिला थी जो कि भारत के क्या बने थे? राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई थी। राष्ट्रपति के पद पर पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। रमा देवी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर 1990 ईस्वी में बनी थी। 1990 ईस्वी में रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, ठीक है। निर्मला सीतारमन की अगर बात कर लें तो ये भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री थी, प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है। कौन है? निर्मला सीतारमन, जो कि अभी भी ये पहली महिला के रूप में काम कर रही है, वित्त मंत्री के रूप में काम कर रही है। अगर पहली महिला की बात कर लें तो प्रभार के रूप में इंदिरा गांधी काम कर चुकी है वित्त मंत्री की, लेकिन स्वतंत्र प्रभार की अगर बात करें, स्वतंत्र मंत्री वित्त मंत्री की बात करें तो ये निर्मला सीतारमन को श्रेय जाता है। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर सवाल। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो न्याय दर्शन गौतमी का है, गौतम के द्वारा ये प्रसारित किया गया था न्याय दर्शन का। कपिल ने सांख्य दर्शन। आगे देखेंगे मौलिक अधिकारों के अंत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 ये बच्चों से शोषण से संबंधित है। 14 वर्ष या उससे कम के बच्चे कल कारखाने या फिर किसी उद्योग धंधे में काम नहीं करे, इसके लिए अनुच्छेद 24 बनाया गया है। अनुच्छेद 23 जो है ये बलात् श्रम कह सकते हैं, या फिर किसी भी युवा का जबरदस्ती आप उससे रोजगार नहीं करवा सकते, या फिर देह व्यापार नहीं करवा सकते, आप उसे खरीद बेच नहीं सकते। ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है, ठीक है, बलात् श्रम से संबंधित है, ठीक है, निषेध है, अनुच्छेद 23 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हर तरह के 6 तरह के स्वतंत्रता इसमें वर्णित है। और कभी कभी पूछ दिया जाता है पत्रकारिता से संबंधित, पत्रकारिता
से संबंधित जो अनुच्छेद है, जिसे उसको यहाँ पे छूट मिलता है या कह सकते हैं जो आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, अनुच्छेद 19 देता है उसे, और ये अस्पृश्यता से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है। तो ये सभी को नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये चारों पूछे जाते हैं, खास करके ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं। 19 नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अनशन लोहा और इस्पात से संबंधित है, ये सही है। डेटाराइट जो शहर है ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। मास्को पोत निर्माण से संबंधित नहीं है, तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर बात कर लें ओसाका जो कि जापान में है, ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है, ये भी आपका सही है। तो मास्को पोत निर्माण ये गलत है। चलिए आगे देखेंगे 20 नंबर, सुमेलित यहाँ पे करना है। सुमेलित चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो बहने वाली पवने हैं, ये चिनूक है। सिराको की अगर बात कर लें तो सिसिली हो जाएगा, ये भी सही है। उसी तरह बिल्जर्ड जो है चिली की ये जो पवने हैं, ये भी सही है। नार्वेस्टर भारत से संबंधित नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। भारत की में जो चलने वाली पवने हैं इसे लू हम लोग कहते हैं, और नार्वेस्टर्स जो है न्यूजीलैंड की चलने वाली हवा है, न्यूजीलैंड की चलने वाली ये पवने हैं। तो नार्वेस्टर से संबंधित न्यूजीलैंड हो जाएगा और भारत से संबंधित लू हो जाएगा। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 सुमेलित हैं। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? कामागाटा मारू घटना जो घटित हुआ है ये 1914 ईस्वी में हुआ है। ये एक जहाज का नाम था, क्या था? जहाज का नाम था, जहाज का ये नाम था कामागाटा मारू, ठीक है। और ये बाबा गुरदीप सिंह किराए पर लिए थे इस जहाज को, और यात्री को ले गए थे कहाँ? कनाडा ले गए थे, जिसमें 376 यात्री सवार थे। कितने सवार थे? 376 यात्री सवारी थे, 376 यात्री थे। और 376 यात्री में से कनाडा में मात्र 24 को उतार लिया गया था। 24 यात्री को यहाँ पे कनाडा में उतार लिया गया था, ठीक है। बाकी को रिटर्न किया गया था, जो कि कलकत्ता के बजबज में आया था। बजबज कलकत्ता में, कलकत्ता उस समय कलकत्ता, अभी कोलकाता, बजबज में आया था। और वहां पे क्या हुआ था? अंधाधुंध इस पर फायरिंग किया गया था, जिसमें ढेर सारे जो व्यक्ति थे, सवारी जो थे, यात्री जो थे, वो मौत के घाट उतार दिया गया था उसको। तो ये घटना उसी समय से घटित हुई है और जानी जाती है। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है, 1914 ईस्वी में घटित हुई थी। बाबा गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लिया था और कनाडा का यात्रा किया था, और भी कई जगहों पे गए थे, जिसमें 376 यात्री थे। कनाडा पे जब ये उतरने के लिए गया तो कनाडा वहाँ उतारने नहीं दिया, और वहाँ पे 24 यात्री को मात्र उतरने दिया गया। बाकी के यात्री बजबज आए, कलकत्ता आए। जब यह जहाज वहाँ पे रुका तो वहाँ पे जितने भी अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी थे, सभी ने अंधाधुंध फायरिंग किए, जिसमें ढेर सारे पब्लिक की वहाँ पे मौत होती है। तो ये कामागाटा मारू की घटना से संबंधित है और इसी नाम से ये जाना जाता है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम घटते क्रम में बताना है। सबसे पहले आप जान लें कि बिहार का जो लिंगानुपात है, बिहार का लिंगानुपात, ये आप जान लें, लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात कितना है? ये है 946, 946 है बिहार का लिंगानुपात, ठीक है। और बिहार में किस जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये गोपालगंज का हो जाएगा। गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात है, जो कि 1015 है, ठीक है। और सबसे कम अगर बात कर लें तो मुंगेर और भागलपुर का है, मुंगेर और भागलपुर, भागलपुर जिसका लिंगानुपात 879 है। तो ये तीनों आप याद रखें। बिहार का लिंगानुपात 946 है, गोपालगंज में सर्वाधिक है, 1015 महिला है हर 1000 पुरुष पर। मुंगेर और भागलपुर में ये दयनीय स्थिति में 879 है, मात्र 1000 पुरुष पर, ठीक है। तो घटते क्रम में बताना है तो गोपालगंज सबसे पहले है, उसके बाद सिवान का नंबर आता है, फिर नाबादा, फिर सारण। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। अब 23 नंबर हम लोग देखेंगे। 23, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादन करता है? ऑप्शंस अगर आप देख लिए तो तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। 24 नंबर सवाल देखेंगे। 24 क्या कहता है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो ये 1916 में जो इनका आया था होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन जो इन्होंने किया था,
इसी लीग और आंदोलन के तहत इन्हें लोकमान्य की संज्ञा दी गई थी। 1916 ईस्वी में पुणे से ये शुरुआत किए थे होम रूल आंदोलन की। हालांकि होम रूल लीग यह आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा भी 1916 में ही शुरुआत की गई थी। ठीक है, वो मद्रास से शुरू किया गया था और ये पुणे से शुरू किया गया था, दोनों को याद रखना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे, आज का अंतिम सवाल है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ तो ये 1985 ईस्वी में किया गया था। भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 ईस्वी से की गई थी। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।